in association with Biz Analyst by Khata Book. पहली सुर्खी में बात महाराष्ट्र के गिरफ्तार हो गए मंत्री नवाब मलिक की। आज सुबह न्यूज़ एजेंसी एनआई के हवाले से खबर आई कि नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाब मलिक रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आए थे। यहां से उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर एडमिट करा लिया गया। हालांकि नवाब मलिक के अस्पताल में भर्ती होने का कारण का पता हमें अभी तक नहीं लग पाया जब तक इस बुलेटिन की तैयारी हुई। इससे पहले 23 फरवरी को नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 फरवरी को सुबह 6 बजे ईडी ने सबसे पहले नवाब मलिक के घर पर उनसे पूछताछ की। बाद में विस्तार से पूछताछ के लिए ईडी के मुंबई के ऑफिस ले जाया गया उन्हें, और शाम होते होते नवाब मलिक की गिरफ्तारी की खबर आई। फिलहाल पीएमएलए कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। गौरतलब है कि नवाब मलिक पर सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 300 करोड़ रुपए के एक प्लॉट को महज कुछ लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। ये जमीन कथित तौर पर मुनार प्लम्बर की थी, जिसे लंबे समय तक दाऊद गैंग ने प्रताड़ित किया था। ईडी के मुताबिक इस कंपनी का मालिकाना हक नवाब मलिक के परिवार के पास है और मलिक इस परिवार को हसीना पारकर और डी गैंग के अन्य सदस्यों के सहयोग से चलाते हैं। आरोप है ये। नवाब मलिक का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि आज सुबह इनकम टैक्स की टीम ने शिवसेना के पार्षद यशवंत जाधव और उनकी विधायक पत्नी यामिनी जाधव के मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। यशवंत अभी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यशवंत जाधव पर 15 करोड़ के घोटाले का आरोप है, जिसके सिलसिले में आज छापेमारी हुई है। इसके अलावा जाधव दंपत्ति वित्तीय हेरफेर के आरोपों को लेकर 2019 में आयकर विभाग के निशाने पर भी रहे हैं। शिवसेना ने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। सुनिए। तो राजनीति चुनावी हो रही है, लेकिन ये बहुत ही घटिया राजनीति हो रही है। राजनीति तो होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, विचारों की लड़ाई होती है, चुनाव में हम लड़ते हैं, लेकिन आप चुनाव हार गए या आपकी सत्ता नहीं आ गई या आप सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे। इसीलिए जिस तरह से सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी केंद्रीय जांच यंत्रणा का दुरुपयोग हो रहा है इस देश में, और गवर्नर हाउस का भी देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी हमारे देश में कुछ लोग चला रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे जी ने उत्तर प्रदेश में ये कहा है कि बहुत ही घटिया राजनीति देश में चल रही है और हमको सबको मिलकर उससे टक्कर देनी पड़ेगी। अगली सुर्खी उस अज्ञात योगी से जुड़ी है जिसने शेयर बाजार की दुनिया में सनसनी पैदा कर दी थी। भारत में कल देर रात सीबीआई ने चेन्नई से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई अधिकारियों की माने तो आनंद को जांच में सहयोग नहीं करने के कारण गिरफ्तार किया गया। चेन्नई से आनंद को सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय लाया जाएगा और यहां से न्यायिक हिरासत के बाद अदालत में पेशी होगी। आनंद की गिरफ्तारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के कोलोकेशन स्कैम को लेकर हुई है। दरअसल भारत के वित्तीय नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 2016 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितता की शिकायत उन्हें मिली थी। इसके बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि एनएसई की तत्कालीन सीईओ एवं एमडी चित्रा रामकृष्णन किसी अज्ञात योगी के इशारे पर सारे फैसले ले रही थीं। इस मामले में सेबी ने 6 साल की जांच के बाद इसी फरवरी महीने में ऑर्डर जारी किया। आरोप है कि चित्रा ने इस योगी के साथ ईमेल के जरिए स्टॉक एक्सचेंज की कई गुप्त जानकारियां शेयर की और कई अहम फैसलों में योगी की प्रभावशाली भूमिका थी। सेबी ने रामकृष्णा पर 3 करोड़ रुपए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व एमडी और सीईओ रवि नारायण और सुब्रमण्यम पर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही एनएसई ने सेबी के पास अपने सबमिशन में कहा था कि आनंद ही असल में योगी हैं और उन्होंने ही ये फेक आइडेंटिटी तैयार की है। हालांकि सेबी ने एनएसई की दलील को नहीं माना। सेबी की राय में अज्ञात योगी कोई ऐसा इंसान है जो एनएसई के लिए बाहरी है। संभव है कि आने वाले दिनों में इस अज्ञात योगी की पहचान भी उजागर हो। तीसरी सुर्खी में बात कर्नाटक में हो रहे हिजाब विवाद की। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने सारे पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ लगाई गई मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में बैक टू बैक 11 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई है। इस बीच कोर्ट में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, धार्मिक अभ्यास से लेकर कुरान के सूरे और हदीस का जिक्र भी हुआ। हाईकोर्ट की जिस बेंच ने यह फैसला सुरक्षित रखा है उसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाजी शामिल हैं।
अदालत को कवर करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुच्छला ने तर्क दिया कि सिर को कपड़े से ढकने दिया जाए, हमें ऐसा करने से रोकना कॉलेज के लिए सही नहीं है। आवश्यक धार्मिक अभ्यास का प्रश्न अंतरात्मा की स्वतंत्रता से आयात नहीं किया जा सकता है। हदीस भी कहती है कि चेहरे को ढकने की नहीं बल्कि हिजाब पहनने की ज़रूरत है। महाधिवक्ता ने कहा कि कुरान में जो कहा गया है वह अनिवार्य होते हुए भी ज़रूरी नहीं है। ये शायरा बानों के विपरीत है। इसके बाद याचिकाकर्ता इन पर्सन डॉक्टर विनोद कुलकर्णी थे। उन्होंने कहा, स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से मुस्लिम लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, खासकर हिजाब पहनने वाली लड़कियों पर। हिजाब को 1400 वर्षों से एक सांस्कृतिक प्रथा और रिवाज के रूप में देखा जाता है। इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि हिजाब पहनने की प्रथा को सबरीमाला और ट्रिपल तलाक के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।